नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 की अध्याय 1 का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके परिचय हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास ये है वास्तविक संख्या का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में ले सकते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को दो भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न। पूर्णांक संख्या मतलब हो गया आपका, पूर्णांक संख्या होता है माइनस इन्फिनिटिव से, आपका इसमें आता है माइनस इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा और -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये पूर्णांक संख्या होता है। भिन्न फ्रैक्शन जो 1/2 से हो गया, 3/4 हो गया, ये सब भिन्न में आता है। तो परिमेय संख्या को दो भाग में बांटते हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या में। पूर्णांक को हम दो भाग में बांट सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 यहाँ तक, ये ऋणात्मक पूर्णांक इसको बोलते हैं। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक, इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या को भी दो भाग में बांटते हैं, प्रकृत संख्या और शून्य में। मतलब प्रकृत संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक, इसको हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। जब 0 को उसमें जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसको जान गए तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्रकृत संख्या मतलब हो गया प्रकृत संख्या, सभी प्रकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, ये सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सही है। क्योंकि इतना ये 1 से लेके इन्फिनाइट तक ये पूर्ण संख्या में आता है, इसमें से ये 0 ऐड कर देंगे तो ये पूरा पूर्ण संख्या बना जाता है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? तो ये भी सही है, सभी पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक होता है। क्योंकि देखिए, सभी पूर्ण संख्या, जो भी पूर्ण संख्या वो पूर्णांक के अंतर्गत है। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? परिमेय, तो ये भी सही है, सभी पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा? क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा? तो हाँ, सभी परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होगा। और वास्तविक संख्या में एक आपका अपरिमेय संख्या भी आया था, इसमें आप यहाँ पर अपरिमेय डाल दीजिए। तो ये ग्राफ से आपको वास्तविक संख्या के बारे में बता दिए। अब होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, ये अपने से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटता है, इसलिए इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसको बोल सकते हैं जिसका 2 फैक्टर हो, स्वयं और एक, उसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा है भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं इसका 4, तो 4 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और 4 से विभाजित होता है। ये स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित है, इसलिए इसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। कहने का मतलब है
कोई भी ये भाज्य संख्या है जब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो ये अभाज्य संख्या के रूप में ही आता है। जैसे हम लोग 30 है तो इसको गुणनखंड किए तो 2 से डिवाइड किए 15, इनसे किए तो 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। इसका क्रम भी चेंज कर सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 3। इससे दिक्कत नहीं है, मतलब इसका क्रम को छोड़कर। लेकिन क्या है कि ये 2, 3, 5 किसी और संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 30 का ही गुणनखंड होगा। यही ये प्रमेय बोलता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही बताता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गुणनखंड क्या होता है, यानी फैक्टर। जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते हैं, मतलब जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसको गुणनखंड कहते हैं। यानी जो 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12 यही होगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। ठीक है, अब गुणज क्या होता है, मल्टीपल। जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको उसका मल्टीपल कहते हैं। ये 6 का मल्टीपल हो गया 6 गुना 12 छुट्टी 18 छुट्टी 24, ये सब इसे बढ़ता जाएगा तो उसका मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो एग्जाम्पल में देखते हैं 70 अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 72 है तो हम लोग एलसीएम विधि से, मतलब भाग दे करके इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9। तो 72 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आता है, 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। कहने का मतलब है कि 2 3 बार है, तो इसका मतलब 2 पर पावर 3 गुना 3 2 पावर 3 पर पावर 2। 72 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2। एक दूसरा देखते हैं 120 का निकाल के। तो 2 से लगाएंगे तो ये 60 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे ये 30 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे ये 15 हो गया, फिर 3 से लगेगा 5। यानी 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 पर पावर 3 इंटू 3 गुना 5। ये 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखते हैं जैसा कि HCF के बारे में देखना। HCF को हम लोग हिंदी में पासा बोलते हैं, यानी महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है वही HCF होता है। और एलसीएम, जिसको हम लोग हिंदी में लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं, वह उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एग्जाम्पल ये 26 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 13 13 26, अब नहीं होगा, ठीक है। 91 करेंगे तो 7 बार में लगेगा 13 7 91, इसका भी नहीं होगा। तो 26 इसका 2 लिख सकते हैं 2 गुना 13 और 91 इसका 2 लिख सकते हैं 7 गुना 13। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इसमें देखिए 2 और 13 है, इसमें 7 और 13 है। तो सबसे पहले इसमें क्या नहीं है, 7 नहीं है, तो 7 पावर 0, इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 पावर 0, ठीक है। उसके बाद हमको जब HCF लिखना है, HCF निकालना है, HCF, तो हम क्या बोले, उभयनिष्ठ का सबसे छोटा घात लेना है। 2 का उभयनिष्ठ है दोनों में, इसको कर दिए तो 2 का पावर 0 हो गया,
13 घनिष्ठ है तो 13 दोनों में है, तो वही हो जाएगा, छोटा घात एक ही है, और 7 का छोटा घात 7/0, तो ये हो गया इसका एलसीएम 13। किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम जो होता है उसका मैक्सिमम घात होता है, तो 2 का मैक्सिमम घात 2 ही होगा, 13 का मैक्सिमम घात 13/1, 7 का मैक्सिमम घात 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 26, 26 गुना 7 करेंगे, 42 के 2 में 4, 5 7 4 18, 182 होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेते हैं 8 और 24 का लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 28 लेते हैं। ठीक है, तो 8 का करेंगे तो 2 आएगा, 2 4 फिर 2 2, 8 इसका लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 28 का वर्गमूल खंड करेंगे 2 से 14, 2 से 7, 28 बराबर लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1 यानी 0। इसमें दोनों में क्या नहीं है, 7 वाला इसमें नहीं है, तो 7 वाले यहाँ पर 0 देंगे, जो नहीं रहेगा दोनों तरफ बराबर कर देंगे कॉमन को। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसका सबसे छोटा वाला घात रहेगा, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है 2, तो इसका घात छोटा वाला क्या 2 का पावर 2, इसमें क्या उभयनिष्ठ है 7, पावर कितना छोटा है 0, इसको जब करेंगे 2 गुना 4, इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मैक्सिमम घात लेना 2 का पावर 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज इसमें और है, एक बताना है, एक संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, क्या संबंध होता है देखते हैं। इसका संबंध होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसका हम इसमें एक प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम जब निकाले थे 8 और 26 का, एलसीएम आया था 4 और एचसीएफ कितना, एचसीएफ आया था 4, एलसीएम आया था 56। संख्या कितना लिए थे 8 और 28, साइड मल्टीपल करके देख लेते हैं। 6 और 24 के 4 हाथ में 2, 5 और 20 है 2 22, इसका हो जाएगा 8 64 के 4 हाथ में 6 और 16 6 22, ये दोनों सही। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एचसीएम और एलसीएम के बीच में संबंध क्या होता है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर एग्जाम में, कोई भी खासकर बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक ये क्वेश्चन तो कंपलसरी 5 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन, कि मान लीजिए कोई √3 से रहता है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट छूट गया था, इसको देख लेते हैं।
अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका HCF एक हो, उसे क्या कहते हैं? वैसी संख्याएं जिनका HCF एक हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 हो गया एग्जाम्पल के रूप में, 3 4 हो गया, 5 7 हो गया, दोनों का बीच में HCF क्या है? एक है। तो इस टाइप की संख्या को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सीधी करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसमें हम मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो जैसे ही हम √5 बराबर परिमेय संख्या मानेंगे, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। लिखेंगे P और Q एक अभाज्य संख्या है जहां Q ≠ 0 है। ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √5 Q बराबर हो जाएगा P। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो ये 5Q हो जाएगा, 5Q स्क्वायर हो जाएगा बराबर P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या डिस्कस निकलता है कि P स्क्वायर जो है वो 5 से यहाँ बोल सकते हैं कि P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। जब P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ मानेंगे कि P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। तो कितना, जैसे मान लीजिए हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार में कटता है, तो कितना बार में कटेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पुनः मानेंगे कि P बराबर मान लेते हैं 5K, यानी 5 से है तो K बार में वो काटेगा। ठीक है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 से तो P का मान समीकरण में रखेंगे तो 5Q स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5K का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 5Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5Q स्क्वायर बराबर 20। इसका स्क्वायर करेंगे, P की जगह पर रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 25K स्क्वायर
ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से काट देंगे 25 बार में, तो ये क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर 5k²। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि P या Q जो था वो एक सअभाज्य संख्या था, लेकिन यहाँ पे P या Q का एक फैक्टर 5 आ जाता है, यानी P जो है 5 से भी डिवाइड है, Q भी 5 से डिवाइड है, तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ P तथा Q 5 से विभाजित हो जाता है, जो कि गलत वाइस हो जाता है, जो कि गलत है क्योंकि P तथा Q एक सअभाज्य संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। इसी टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व कर देना है, ये 5 नंबर का मिल जाएगा आपको।